हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिवर्स एक्विजिशन जो कि फाइनल सीए के सिलेबस का है। एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में तो है ही, और एमटीपी का एमटीपी 1 में नवंबर 24 के एमटीपी 1 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑन 31 December एंटिटी ए इश्यूज 2.5 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बी। मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया और ए लिमिटेड 2.5 शेयर इशू कर रहा है अपना फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ बी। ऑल ऑफ एंटिटी बी शेयर होल्डर एक्सचेंज द शेयर्स इन एंटिटी बी। ऑल ऑफ एंटिटी बी इज शेयर होल्डर एक्सचेंज द शेयर्स इन एंटिटी बी। सबने शेयर्स ले लिया है। Therefore, entity A issues 150 ordinary shares in exchange for all 60 shares of entity B। ये देखिए यहाँ पे एंटिटी बी जो है उसका शेयर कैपिटल है 60 शेयर्स, और ए लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर 2.5 शेयर्स दे रहा है। तो 1 शेयर के सामने 2.5, तो 150 शेयर्स के सामने कितने शेयर्स देगा? तो 2.5 इंटू उसके कितने शेयर्स थे? 60। 2.5 इंटू 60 दैट इज 150 शेयर्स। देखो एंटिटी ए इश्यूज 150, वो भी दे दिया है इन्होंने, इन एक्सचेंज फॉर 60 शेयर्स ऑफ बी। द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी इज 40। बी का फेयर वैल्यू दिया है 40 एंड द कोटेड प्राइस ऑफ ए का प्राइस है 16 एंड बी का है 40। The fair value of entity A's identifiable assets and liabilities at 31st December X1 are the same as the carrying amount, except that fair value of entity A is non-current asset. Non-current asset का जो fair value वो है 1500 है। Balance sheet of A and B immediately before the business acquisition, business combination are ये दिया है बैलेंस शीट, और नीचे प्रॉफिट दिया गया है पोस्ट एक्विजिशन। इसका हमें कुछ काम नहीं है। रीजन, हमें कंसोलिडेशन करना है ऑन 31st December X1। तो ये जो पैरा है ये बाद के प्रॉफिट का है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आते हैं, हम देखते हैं कितना शेयर किसने कैसे इशू किया है। फर्स्ट पॉइंट, ए लिमिटेड ने फर्स्ट पॉइंट ए लिमिटेड ने शेयर इशू किया है कितना? फॉर एवरी 1 शेयर उसने 2.5 शेयर इशू किया है। तो ए लिमिटेड ने शेयर इशू किया है 150 शेयर, जो क्वेश्चन में दिया गया था 60 टू 2.5। अब हमें समझना क्या है, अब हमें समझना क्या है कि पोस्ट एक्विजिशन क्या पोजीशन है। ए लिमिटेड के पास खुद के पास है 100 इक्विटी शेयर्स, और उसने कितना शेयर इशू किया बी लिमिटेड को? उसने इशू किया, बी लिमिटेड के पास 60 शेयर्स था, तो फॉर एवरी 1 शेयर उसने 2.5 शेयर इशू किया। विच मीन्स इन टोटल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 150 शेयर इशू किया। तो पोस्ट एक्विजिशन टोटल हो गया 250 शेयर्स। अब अगर हम प्रॉपरली देखें पोस्ट एक्विजिशन पोजीशन क्या है, जो टोटल 250 शेयर्स है उसमें से बी के पास है 150 शेयर्स, जो कि होता है 60%। 150 अपॉन 250 इंटू 100। और ए के पास है 40%। ए के पास है 40%। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि पोस्ट एक्विजिशन ए लिमिटेड के पास 40% शेयर है, वेरएस बी लिमिटेड के पास 150 यानी 60% शेयर है। विच शोज दैट पोस्ट एक्विजिशन बी लिमिटेड कंट्रोल ले लेगा न्यू एंटिटी का, क्योंकि उसके पास 60% शेयर होल्डिंग है। तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें समझना है। तो अगर अब हम देखेंगे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को, तो एज सच ए लिमिटेड तो लीगल अक्वायरर है, उसने बी लिमिटेड को अक्वायर किया, वो लीगल अक्वायरर है। और बी लिमिटेड कौन है? वो है लीगल अक्वायरी, क्योंकि बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने अक्वायर किया है। पर हम इंडियस 103 के प्रोविजंस देखें जहां पे लिखा गया है कि भाई बी लिमिटेड के पास 60% शेयर होल्डिंग है पोस्ट मर्जर या पोस्ट एक्विजिशन। तो बी लिमिटेड जो है वो हो जाएगा अक्वायरी। तो बी लिमिटेड है अकाउंटिंग अकाउंटिंग अक्वायरर, वो हो जाएगा अकाउंटिंग अक्वायरर। ये माना जाएगा कि एज ए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर किया है। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड पोस्ट मर्जर कंट्रोल करेगा, जो न्यू एंटिटी है उसको बी लिमिटेड कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके पास 60% शेयर होल्डिंग है। अब क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है तो वो हो गया अक्वायरर। इसी को हम बोलते हैं इट्स अ रिवर्स एक्विजिशन। और ए लिमिटेड हो जाएगा अकाउंटिंग अक्वायरी। देखिए ये उल्टा हो गया ना। ए लिमिटेड लीगल अक्वायरर है, पर अकाउंटिंग 103 के एंगल से बी लिमिटेड अक्वायरर हो चुका है। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। जब जो लीगल अक्वायरी है बी लिमिटेड, वो पोस्ट एक्विजिशन कंट्रोल ले लेता है और वो अक्वायरर बन जाता है, तो हम इसे बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। आई होप यू अंडरस्टूड। ये है हमारा रिवर्स एक्विजिशन का केस, जहां पे सिनेरियो उल्टा हो गया है।
ए लिमिटेड एज सच एक्वायरर है, पर अकाउंटिंग के एंगल से बी लिमिटेड एक्वायरी बन चुका है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब हम ये क्यों अक्वायरर अक्वायरी का डिस्कशन कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु इज एक्वायरर एंड हु इज एक्वायरी। क्योंकि अकाउंटिंग में हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो अक्वायरर होता है, अक्वायरर, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे ही कैरी होते हैं, उसके उसमें रिवैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन जो अक्वायरी होगा, अक्वायरी, इस केस में उसके जो एसेट्स लायबिलिटीज है वो फेयर वैल्यू पे आएंगे, वो फेयर वैल्यू पे आएंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु इज अक्वायरर एंड हु इज अक्वायरी, क्योंकि जो अक्वायरी होगा उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू पे लाएंगे, और फेयर वैल्यू पे ही वो कैरी होगा इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई अक्वायरर कौन है, अक्वायरी कौन है। तो हमारे हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया, हम अकाउंटिंग के एंगल से देखेंगे कि ए लिमिटेड हो गया है अक्वायरी, ए लिमिटेड हो गया अक्वायरी, और बी लिमिटेड हो गया है अक्वायरर। तो हम ए लिमिटेड के फिगर्स को रीवैल्यू करेंगे और बी लिमिटेड के फिगर्स को सेम पे ही कैरी करेंगे। आई होप ये अक्वायरर और अक्वायरी का कॉन्सेप्ट समझ गया है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ गया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम उस अक्वायरी के एसेट लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू या फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। फाइन। तो चलो, अभी हमें समझ गया कि भाई ए लिमिटेड जो है वो है लीगल अक्वायरर, लेकिन अकाउंटिंग के एंगल से बी लिमिटेड है लीगल, बी लिमिटेड है अकाउंटिंग अक्वायरर। चलो, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमने अक्वायरर और अक्वायरी को तो आइडेंटिफाई कर दिया है, अब हमें देखना है पीसी क्या है। पीसी, सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अब अगर हम पीसी का कैलकुलेशन देखें, तो ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग के एंगल से ये है अक्वायरी, और लीगल, आई मीन सॉरी, अकाउंटिंग के एंगल से ये है अक्वायरर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी देखो, अगर हम ए ने जो शेयर इशू किया है, ए लिमिटेड ने जो शेयर इशू किया है, हम उसके एंगल से देखें, तो ए के पास 100 शेयर्स है और बी के पास 150 शेयर्स है। तो पीसी क्या होता है, पीसी वो होता है जो एक्वायरी को मिलता है। तो इस केस में देखेंगे तो इवन दो ए ने बी को 150 शेयर इशू किया है, पर पीसी के एंगल से हम 150 नहीं लेंगे, हम लेंगे 100 शेयर्स। पीसी के एंगल से हम लेंगे 100 शेयर्स, क्योंकि पीसी क्या होता है, पीसी वो होता है जो अक्वायरी के पास होता है, जो अक्वायरी के पास रहेगा, जो उसको मिलता है। तो यहां पे क्योंकि हमने बोला बी तो अकाउंटिंग अक्वायरर है, तो अकाउंटिंग अक्वायरी कौन है, ए। तो जो ए के पास शेयर है उसको पीसी लिया जाएगा, और ए का शेयर का फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, 16। ए के शेयर का प्राइस है 16, विच मीन्स पीसी हो गया है 1600। पीसी हो गया 1600। फाइन, आई होप ये सबको समझ गया हो। लेकिन अभी हम उल्टा भी देख सकते हैं, हम अगर ऐसे सोचे कि भाई बी है ना अक्वायरर, अकाउंटिंग अक्वायरर बी है, तो अगर बी शेयर इश्यू करता तो क्या होता, ये सोचो ना, अगर बी शेयर इश्यू करता तो क्या होता। अब देखो, हमें ना पोजीशन इस तरीके से कुछ मेंटेन करनी है कि ए, बी, और बी है अक्वायरर। तो सोचो, अगर बी ने शेयर दिया होता तो क्या होता। तो टोटल 100% है अगर, तो पोस्ट एक्विजिशन अगर टोटल 100 है, तो बी के पास पोस्ट एक्विजिशन होना चाहिए 60% शेयर, और ए के पास होना चाहिए 40% शेयर। तो अगर बी लिमिटेड ने शेयर इशू किया होता, तो बी के पास तो 60 शेयर है, देखो बी के पास 60 शेयर है। तो विच मीन्स अगर बी के पास 60 शेयर्स है और वो 60% होना चाहिए, तो बी ए को कितना शेयर इशू करता, 40% के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 आएगा। ये पॉइंट समझा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हमने बोला कि भाई बी लिमिटेड जो है वो है अक्वायरर, तो अक्वायरर है तो बी लिमिटेड शेयर इशू करना चाहिए। तो अगर बी लिमिटेड ने शेयर इशू किया होता खुद के कंपनी के, तो क्या होता। तो बी लिमिटेड के पास 60 शेयर्स है, और बी लिमिटेड अपना शेयर इशू करता है एक, तो कितना करता। तो वो जो 60 है वो 60% है, तो 40% शेयर्स कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 40 शेयर्स। तो अगर बी लिमिटेड अपना शेयर इशू करता, तो बी लिमिटेड ए को देता 40 शेयर्स, और खुद के पास उसके पास होता 60 शेयर्स। तो इन दिस सिनेरियो पीसी होता जो ए के पास शेयर्स है। देखो ऑलवेज है तो अक्वायरी ए ही, तो पीसी के लिए ए के पास जो शेयर है वो ही काउंट किया जाएगा। अब बी लिमिटेड का जो फेयर वैल्यू वो है 40, बी लिमिटेड के शेयर का फेयर वैल्यू है 40, तो पीसी हो जाएगा 40 इंटू 40, दैट इज
1600। फाइन। लकीली ये कैलकुलेशन सेम आया है। क्यों सेम आया? क्योंकि जो इशू, जो एक्सचेंज रेशियो है 2.5, अगर हम देखें 2.5, तो वो ए और बी के शेयर्स के फेयर वैल्यू पे ही है। ये 40 है, ये 16 है। ए के शेयर का वैल्यू 40 है, बी के शेयर का वैल्यू, उल्टा लिया आई थिंक मैंने, यस, बी के शेयर का वैल्यू 40 है और ए के शेयर का वैल्यू है 16। तो ये जो रेशियो है, ये 2.5 का ही रेशियो है। अब क्योंकि ये भी 2.5 है और एक्सचेंज रेशियो भी 2.5 है, इसीलिए हमें दोनों एंगल से सेम मिल रहा है। पर ये अलग हो सकता था। तो अगर ये अलग होता तो हम क्या करते? तो हम पीसी में क्या लेते? दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये अलग होता पीसी, तो हम क्या लेते? तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे फिर हम इंडेक्स 113 का हेल्प लेंगे। 113 क्या बोलता है? हमारे जो इनपुट्स होने चाहिए वो होने चाहिए ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड नॉट अनऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल वो होता है जो एक्चुअल होता है, और अनऑब्जर्वेबल वो होता है जो एक्चुअल नहीं होता, जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय सम मेथड, गॉर्डन्स मॉडल ले लिया या कोई भी दूसरे मॉडल से हमने कैलकुलेट किया। तो अभी हम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसे जरा इरेज कर देते हैं। हम अगर यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ बी इज 40। बी का फेयर वैल्यू 40 है, वेराज ए का जो 16 है दैट इज कोटेड प्राइस। ए का कोटेड है और बी का फेयर वैल्यू है। तो ए का जो है, ए का यानी ये जो 16 है, ये है कोटेड मार्केट प्राइस जो एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। और बी का जो 40 है वो है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब हम जो कैलकुलेट करते हैं एफ एम डी वन अपॉन के माइनस जी, ये सब करके या कोई और मॉडल अप्लाई करके हमने वैल्यू फाइंड किया होगा। तो जो कोटेड है वो होता है ऑब्जर्वेबल इनपुट। ऑब्जर्वेबल इनपुट क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस है, वो दिख रहा है हमें। अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो 16 पर ट्रांजैक्शन होगा। पर ये जो है ये है अनऑब्जर्वेबल। अनऑब्जर्वेबल मतलब ये एक्चुअली, ये तो हमने असम्पशंस करके हमने कैलकुलेट किया है। हमने ग्रोथ रेट एज्यूम किया होगा, हमने डी वन एज्यूम किया होगा, फॉर एग्जांपल के ई एज्यूम किया होगा, और उसके थ्रू हमने फेयर वैल्यू फाइंड किया गॉर्डन्स मेथड अप्लाई करके, फॉर एग्जांपल। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा है, 16 क्या 40? तो ऑब्वियसली 16, क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस है। क्योंकि वो एक्चुअल प्राइस है, वो एक्चुअल प्राइस है, इसलिए वो ज्यादा करेक्ट है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, तो हम ये वाला प्राइस लेते हैं क्योंकि ये कोटेड प्राइस है। और अभी भी हम यही लिखेंगे क्वेश्चन में कि भाई दिस इज मोर करेक्ट बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन कोटेड मार्केट प्राइस विच इज एन ऑब्जर्वेबल एविडेंस, ऑब्जर्वेबल इनपुट, सॉरी। इसलिए हम 1600 लेंगे। तो दैट्स इट, सेकंड पार्ट इज ओवर। हमने अभी क्या डिसाइड किया? सेकंड पार्ट पे हमने डिसाइड किया पीसी क्या है। देखिए बहुत सिंपल सम था। हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि अक्वायरर कौन है, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया पीसी कौन, पीसी सॉरी क्या है, पीसी का अमाउंट क्या है, और अगर डिफरेंट होता तो क्या लेते हैं। दैट्स इट, हमें इंपॉर्टेंट चीजें मिल चुकी है। अभी हम थर्ड स्टेप में आते हैं। हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन बार्गेन परचेज, दैट इज हम वो दो में से एक फाइंड करेंगे और फिर फाइनली हम हमारा बैलेंस शीट रेडी कर देंगे। मे बी एक ये सिस्टमैटिक अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे आता हूं। अब मैं फाइंड करूंगा गुडविल क्या है। गुडविल फाइंड करते हैं, चलिए। गुडविल के लिए ऑब्वियसली मुझे पहले नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमने नेट एसेट टेक ओवर किया है। हम नेट एसेट किसका लेंगे? अक्वायरर का क्या अक्वायरी का? ऑब्वियसली अक्वायरी का नेट एसेट कैलकुलेट किया जाएगा कि उसका कितना एसेट लिया, सामने हमने क्या पीसी दिया, तो उसका नेट एसेट है अक्वायरी का। अक्वायरी मतलब ए लिमिटेड क्या बी लिमिटेड? तो अक्वायरी है ए लिमिटेड एंड नॉट बी लिमिटेड, बी केयरफुल। फाइन। चलिए देखते हैं क्या क्या है अक्वायरी का नेट एसेट्स। तो अक्वायरी के पास करंट एसेट है 500 और नॉन करंट एसेट है 1300। पर नॉन करंट एसेट के बारे में यहाँ पे लिखा गया था कि एंटिटी एज नॉन करंट एसेट इज ऑफ 1500। फाइन। तो करंट एसेट है 500 और नॉन करंट है 1500। करंट एसेट है 500 और नॉन करंट एसेट है 1500। ये हमने ले लिया। और क्या एसेट लाइबिलिटीज है देखो जरा। फिर है करंट लाइबिलिटीज 300, नॉन करंट लाइबिलिटीज 400। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे तो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स है। फाइन। 300 400, करंट लाइबिलिटीज 300 और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है वो है 400। तो ये पीसी कितना हो गया, इसे हम ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2000 माइनस 700 वो है 1300। तो ये है नेट एसेट। आई मीन नेट एसेट, ये पीसी नहीं, नेट एसेट है 1300। और उसके सामने हमने पीसी में क्या इशू किया है?
हमने पीसी इशू किया है 1600, ओके। हमने ये पीसी इशू किया है 1600, विच मीन्स हमने 300 रुपीज ज्यादा दिया है, तो दिस इज गुडविल, दिस इज गुडविल। इसमें हमने 300 ज्यादा दिया है, तो ये है गुडविल। फाइन, आई होप ये भी क्लियर हो गया, पोजीशन गुडविल भी मिल गया। अब हम फाइनली बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं, चलिए अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगा, नोट, नोट नंबर और रुपीस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल एसेट से। उसके अंदर हमारा फर्स्ट होगा नॉन करंट एसेट्स। देखिए मेन पार्ट हो गया, अभी हमें खाली बेसिक डंपिंग करना है। नॉन करंट एसेट, उसके अंदर हमारा ए होगा पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बी होगा करंट एसेट्स, सॉरी गुडविल। नंबर टू होगा करंट एसेट्स। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले पीपी लेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो अक्वायरी होगा, जो अक्वायरी होगा हम उसका, अक्वायरी का हम लेंगे फेयर वैल्यू। तो इसके केस में हम लेंगे फेयर वैल्यू, और जो अक्वायरी होगा उसका हम लेंगे कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। तो यहाँ पे इसका नॉन करंट एसेट लेंगे 1500, ये वैल्यू चेंज हो गया था, फेयर वैल्यू था 1500, और ये है 3000। तो 1500 प्लस 3000, 1500 प्लस 3000, तो हमारा पीपी है 4500, पीपी है 4500। गुडविल, यहाँ पे तो बैलेंस शीट में तो कोई गुडविल दिख नहीं रहा है, तो दैट्स इट, जो हमने कैलकुलेट किया हम वही लेंगे 300। फिर हम लेंगे करंट एसेट, वो है 500 प्लस 700, दैट इज 1200। 500 प्लस 700, तो ये हो गया हमारा करंट एसेट। एंड विद दिस हमारा एसेट साइड भी रेडी हो गया 6000। अब हम लाइबिलिटीज लेंगे। रोमन नंबर 2, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट हम लेंगे इक्विटी, उसके अंदर हम लेंगे ए शेयर कैपिटल, हम लेंगे शेयर कैपिटल। एंड बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, सॉरी अदर इक्विटी, हम लेंगे अदर इक्विटी। सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, थर्ड हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज। चलिए करंट लाइबिलिटीज तो स्ट्रेट अवे ऐड करना था हमें 700, आई थिंक, यस 300, नो, करंट लाइबिलिटीज है 300 एंड 600, 300 एंड 600 दैट इज 900। करंट लाइबिलिटीज हमारा है 900, नॉन करंट लाइबिलिटीज 400 एंड 1100, 1500। मेन इसमें ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा इक्विटी वाला पोर्शन का, वो हम डिस्कस करेंगे। ये तो देखो बेसिक है 1500, 900। अब हम इक्विटी पे आते हैं। अब इक्विटी में क्या होता है, देखिए इक्विटी में कैसा होता है, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इक्विटी में क्या होता है, हम जो जब लेते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, तो ध्यान रखना हम अक्वायरी का नहीं लेते, हम अक्वायरी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। हम अक्वायरी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं, हम अक्वायरी का रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल टेक ओवर नहीं करते हैं। तो दैट मींस लॉजिकली, क्योंकि ए है अकाउंटिंग अक्वायरी, हम उसके शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ए का शेयर कैपिटल है 800, सॉरी रिटेन अर्निंग्स है, और ए का शेयर कैपिटल है 300। तो हम इसे, हम ये दो चीज नहीं लेंगे। तो हम इसका शेयर कैपिटल लेंगे 1400, और हम इसका रिजर्व ऑब्वियसली लेंगे बी का, जो अक्वायरर है 600। तो 1400 और 600 हम लेंगे, 1400 और 600, ये दो चीज ये है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। और हमने जो पीसी में इशू किया, पीसी कितना था, पीसी था हमारा 1600, पीसी हमारा है 1600, तो हम ये भी लेंगे। तो टोटल कितना हो गया 1400 प्लस 600 प्लस 1600, तो ये हो गया हमारा 3600, और प्लस 1500 प्लस 900, तो ये हो गया हमारा 6000, और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो एज सच इंस्टीट्यूट ने भी सोल्यूशन में इतना ही रखा है, इतना ही रखा है। पर अगर मुझे ब्रेकअप निकालना है शेयर कैपिटल अदर इक्विटी, तो ये किस तरीके से होना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में यही दिख रहा है जो स्क्रीन पे है अभी। उन्होंने इक्विटी को एक साथ ऐड कर लिया है। ये बी लिमिटेड का है, ये बी लिमिटेड का है, और ये पीसी में जो इश्यू किया वो ऐड कर दिया, दैट्स इट। सोल्यूशन में यही है। लेकिन अगर
अब अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, मैं वो ब्रेकअप बता देता हूं कि कैसा होना चाहिए। तो देखिए कैसा होगा कि इवन दो अकाउंटिंग के एंगल से हम देख रहे हैं कि भाई बी लिमिटेड इज अक्वायरर, लेकिन जब एक्चुअल डिस्क्लोजर होगा, जब एक्चुअल बुक्स बनेगा, तो क्या हम बताएंगे कि अक्वायरर बी लिमिटेड है? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि एक्चुअल लीगल लीगल अक्वायरर तो ए ही है ना। तो जब शेयर कैपिटल दिखेगा, जब शेयर कैपिटल दिखेगा तो वो कितना दिखेगा? तो ऑब्वियसली वो दिखेगा जो ए लिमिटेड के एंगल से है, वो ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वही तो लीगल एक्वायरर है बुक्स में, तो वही दिखेगा मेन। तो यहाँ पे अगर हम शेयर कैपिटल का ब्रेकअप बताएंगे तो वो किस तरीके से जाएगा? तो ए लिमिटेड के पास कितने शेयर कैपिटल है? देखो, ए के शेयर्स खुद के कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे ए के, और उसने पीसी में और 150 शेयर इश्यू किया। तो शेयर कैपिटल में दिखेगा 100 प्लस 150, दैट इज 250 शेयर्स इनटू। अब ए के जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू क्या है? तो उसका फेस वैल्यू देखो, यहां से समझेगा कि 3 रुपया उसका फेयर वैल्यू है। 100 शेयर्स है, 300 उसका वैल्यू है, दैट मीन्स पर शेयर 3 रुपीज है। तो ये एज पर 3 रुपीज जाएगा, विच मीन्स ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750। और अदर इक्विटी में क्या आएगा? अदर इक्विटी में क्या आएगा? अब ये शेयर कैपिटल हो गया, अदर इक्विटी में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास है, जो बी के थे हम वही दिखाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स है 1400, ये वाला फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स है 1400, क्योंकि वो हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक्वायरर है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा 1400। और ये जो है, यहाँ पे बैलेंसिंग मिलेगा, क्योंकि टोटल पीसी, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स होना चाहिए 3600। तो उसमें से 750 शेयर कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग्स है 1400, तो ये शेयर प्रीमियम हो जाएगा 1450 बैलेंसिंग। तो मेरे हिसाब से ये इस तरीके से चलेगा। अगर ब्रेकअप अगर हमें चाहिए तो इस तरीके से ये ब्रेकअप किया जाएगा। और मेन है शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल में 250 शेयर दिखेंगे, वो भी ए के, बी के नहीं, ए के। शेयर कैपिटल ए का ही दिखेगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर फिलहाल इंस्टीट्यूट ने डिमांड नहीं किया, तो एग्जाम पॉइंट से अगर मैं बताऊंगा तो हमें ये जो मैंने कलर में लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ब्लैक में लिखा है बस यही इंपॉर्टेंट है, बस यही बता के आ जाओ, इट इज मोर देन इनफ। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड रिवर्स एक्विजिशन। ओके, चलो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। कीप रिवाइजिंग। चलो बाय।